So hello everyone, myself Daksh and I welcome you all to this amazing channel of Gaurav Roy. So आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले जेई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन ऑफ आर एंटायर ब्लॉक केमिस्ट्री दैट कंसिस्ट ऑफ टू चैप्टर्स. फर्स्ट इज डी एंड एफ ब्लॉक एंड सेकंड इज टी ब्लॉक. तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आवर क्वेश्चन इज फ्रॉम 22nd Jan shift 1. So lanthanide ions with 4F configuration are. तो हमें यहाँ काफ़ी सारे लैंथेनॉइड दिए गए और हमें देखना है इसमें से किन किन का कॉन्फ़िगरेशन हमें 4F7 देखने को मिलता है. तो आइए हम एक एक करके इन सबका पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं इन दैट न्यूट्रल स्टेट. तो अगर हम EU का लिखे सो इट वुड बी XE सिनॉन एंड देन 4F7 5D0 6S2 और उसके बाद हम लिखते हैं GD का. तो अगर हम GD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे सो अगेन इट इज़ अंडरस्टूड पहले आएगा हमारा XE एंड देन इट वुड बी 4F7 और इसका ना एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो इस वजह से इसमें 5D1 प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ 5D0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6S2. ऑलराइट, फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ TB. तो इसमें भी अंडरस्टूड है पहले हमारा जिनॉन आया होगा देन उसके बाद आता है हमारे पास 4F9 5D0 एंड 6S2. फिर लास्ट हमारा बचता है SM. तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद होने चाहिए. अगर आपने नहीं याद करे तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में जो है लैंथेनॉइड्स के और एक्टिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है. बाकी टॉपिक्स इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते इन इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से, बट इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एंड इट वुड बी 6S2. आइए अब हम एक-एक करके इन आयंस को इवैल्यूएट करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. तो अगर हम EU2+ की बात करें तो देखिए 2+ में ये 6S2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. तो इसमें हमारे पास एंड में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 5F7 बचेगा. तो एक हमारा ए हो जाता है. फिर हम GD3+ की बात करें तो देखिए इधर भी 5D1 का ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और 6S2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. तो यहाँ भी हमारे पास जो है 4F7 ही बचेगा इन आउटर मोस्ट शेल. फिर हम EU3+ की बात करें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे और देन 4F7 में से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तब EU3+ हमारे पास फॉर्म हो रहा होगा. तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल हमारे पास रहेगा 4F6. फिर हम TB3+ की बात करें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन 4F9 में से चला जाएगा. तो हमारे पास बचेगा क्या 4F8. क्या बचेगा हमारे पास 4F8. फिर हम SM2+ की बात करें तो देखिए SM2+ में भी 6S से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जाते हुए दिख रहे होंगे और फिर हमारे पास पीछे बचेगा क्या 4F6. क्या बचेगा हमारे पास 4F6. तो देखिए हमारे पास सिर्फ ऐसे 2 आयन्स आ रहे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें 4F7 देखने को मिल रहा होगा ए एंड बी में. तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में. So this would be our correct answer. Now moving on to next question. So next question is from 22nd Jan shift 2. So question says niobium and ruthenium have X and Y number of electrons in their respective 4D orbitals. The value of X plus Y is. तो देखिए niobium के 4D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हमारा रुथेनियम है उसके आउट 4D ऑर्बिटल में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं. तो अगर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें टोटल आंसर क्या निकल के आ रहा होगा 11. So 11 would be our correct answer. Now moving on to next question. So next question is from 23rd Jan shift 1. The correct set of aqueous ions with same color from the following is. तो हमें अब काफ़ी सारे आयंस दिए गए. अगर आपने NCERT डी एंड एफ ब्लॉक की अच्छे से एक बार रीड करोगे तो आपको ध्यान होगी कि हमें टेबल गिवन है NCERT के अंदर जिसमें काफ़ी सारे आंसर उनके कलर्स लिखे हुए उनके सामने कुछ इस तरह से. इस तरह की एक टेबल गिवन है पूरी NCERT में. तो अगर आपने वो पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना काफ़ी ईजी हो जाएगा. बट अगर आपने वो नहीं पढ़ी है टेबल सो लेट मी टेल यू दी कलर्स ऑफ गिवन आयंस. तो देखिए सबसे पहले हम इन कैटेगराइज कर लेते हैं कि इसमें से कितने कितने जो आयंस है हमारे पास कलर ऐसे होंगे. तो ध्यान रखिएगा हमारे पास जितने भी ऐसे आयंस होते हैं
जिनका कॉन्फ़िगरेशन या तो फुल्ली फ़िल्ड होता है या हाफ़ फ़िल्ड होता है, तो वो मोस्टली क्या करते हैं ना, कलर शो नहीं करते। कलर क्यों नहीं शो करते? क्योंकि उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाते हैं। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, काफ़ी स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए वो कोई कलर शो नहीं करते मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये हमारे जितने भी 3 आयन्स हैं, कौन से? Zn2+, Ti4+ एंड Sc3+, ये कौन से हैं? कलरलेस आयन्स हैं हमारे। ये है हमारी कलरलेस। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो V2+, जो हमारा वेनेडियम 2+ होता है, V2+, Cr3+, Cr3+ एंड Mn3+। ये तीनों ही जो है हमारे आयन्स कौन से कलर के होते हैं? वायलेट कलर के। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने अभी भी डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो प्लीज़ वो एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल तो काफ़ी अच्छे से देख के जाइएगा। क्योंकि होता क्या है ना, ये टेबल से आजकल हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो काफ़ी ईज़ी होता है अगर आपको सिर्फ टेबल पड़ी हुई हो। अब देखिए, जैसे मेरे पास जो V3+ है, वेनेडियम 3+, इसका कलर हमें देखने को मिलता है ग्रीन। क्या देखने को मिलता है? ग्रीन। और उसके बाद मेरे पास जो Fe3+ है, Fe2+ तो हमें ग्रीन कलर शो करता है, बट Fe3+ जो है हमें येलो कलर शो करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आपके सॉल्ट एनालिसिस वाले क्वेश्चंस में भी ये काफ़ी काम आ सकते हैं कलर्स। तो प्लीज़ इनको काफ़ी अच्छे से आप याद रखिएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है येलो। और उसके बाद हमारे पास बचता है Cr2+। Cr2+ और कौन सा आयन बचा हमारे पास यहाँ पे? V4+। जी हाँ, V4+। तो ये दोनों ही जो आयन्स है, ये हमें कौन सा कलर शो करते हैं? ब्लू कलर। ये दोनों ही हमें कलर शो करते हैं ब्लू कलर। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास बचता है Mn2+। अब Mn2+ का तो आपने ऑक्साइड भी सुना होगा, MnO, जो ऑक्साइड होता है वो कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का। तो इस वजह से जो हमारा Mn2+ है ना, उसका कलर कौन सा होता है? पिंक। इसलिए इसके ऑक्साइड का कलर भी कौन सा होता है? पिंक। तो देखिए, अब हमारे पास सिर्फ ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें V2+, Cr3+ और Mn3+ तीनों ही एक ही कलर रिप्रेजेंट है, विच आर ऑफ वायलेट कलर। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। Now moving on to next question. So next question is from 23rd Jan shift 2. So consider the following reaction. K2Cr2O7 की हम रिएक्शन करा रहे हैं KOH और इससे हमें वाटर निकल जा रहा है। तो यहाँ जो है हमें निकल के बन के मिल रहा होता है कि K2Cr O4 बनता हुआ दिख रहा होता है। और उसके बाद जब हम फर्दर इसकी रिएक्शन करा रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें मिल रहा होता है K2SO4 तो मिलता ही है और उसके साथ हमें मिलता है K2Cr2O7 अगेन। देखिए, हमें यहाँ वापस से जो है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बनते हुए मिल रहा होता है इस वाली रिएक्शन में, K2Cr2O7। तो अब हमारे पास या ए और बी क्या हो गए? K2Cr O4 एंड K2Cr2O7, विच इज इन आवर ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट। तो अगेन हमारे पास ये जो है एलॉयज का बेसिकली एक क्वेश्चन आया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ब्रास और जो ब्रॉन्ज होते हैं ये हमारे पास कॉपर के एलॉयज होते हैं, बस इसमें बाकी का जो मेटल है वो डिफरेंट होता है। जैसे ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का हमारे पास एलॉय देखने को मिलता है और जो ब्रास है वो हमारे पास कॉपर और जिंक का हमें एलॉय देखने को मिलता है। और यूके सिल्वर कॉइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें कॉपर का ही एलॉय देखने को मिलता है, बट ये कॉपर एंड निकल का एलॉय होता है। और लास्ट में हमारे पास बचा स्टेनलेस स्टील, जिसमें होता है फेरस, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन। ओके, सो ये ब्रॉन्ज, ब्रास और यूके सिल्वर कॉइन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉपर के ही एलॉयज है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम देख लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। जैसे ब्रॉन्ज है हमसे फोर्थ से मैच, सो ये हो गया ए और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। फिर ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक थर्ड, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का वन। देखिए, यू के सिल्वर कॉइन का वन है, कॉपर एंड निकल, और डी का टू। सेकंड वुड बी आवर करेक्ट आंसर। Now moving on to next question. Preparation of potassium permanganate from MnO2 involves two-step process, in which first step is a reaction with KOH and KNO3 to produce K2MnO4। ये तो देखिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगर आपने प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ी है फ्रॉम MnO2, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इन द फर्स्ट स्टेप। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक दीज रिएक्शंस फ्रॉम द एनसीईआरटी। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार इन पे डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल राइट, so now moving on to next question. Which of the following ion is the strongest oxidizing agent? Okay. तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसकी खुद की रिड्यूस होने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी।
राइट? अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक फैक्ट बता देता हूँ, ये हमें जो है ना सारे लैंथेनॉइड्स गिवन है और लैंथेनॉइड्स का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कौन-सा ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से जो भी हमारे आयन्स है, वो चाहते हैं कि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएँ। तो देखिए, हमारा जो EU2+ है, ये जाना चाहेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पर ये क्या करेगा? खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। और वही जो हमारा TB4+ है, ये जाना चाहेगा +3 में। राइट? ये जाना चाहेगा +3 में बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस वजह से जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी के जो हमारे 2 आयन्स गिवन है, वो तो ऑलरेडी +3 में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जेन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। सो फाइंड द कंपाउंड ए फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ओके, सो ए हमारा कोई कंपाउंड था, उस पे हमने एक्वा रेजिया डाला है, बेसिकली कोई सा इनमें से सल्फाइड था, उस पे हमने एक्वा रेजिया डाला है, तो उससे हमें कुछ कंपाउंड मिला है बी। और बी पे फर्दर हमने जो है हमारा कंपाउंड डाला है। अब देखिए, यहाँ से हमें येलो पीपीटी मिल रही है, और अगर आपने रिएजेंट से पहचान लिया हो, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कोबाल्ट का, राइट? जब हम कोबाल्ट की रिएक्शन कराते हैं KNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड, तो हमें मिलता है येलो कलर की पीपीटी। और येलो कलर की पीपीटी किसकी होती है? हमें K3, और देखिए CONO2, ये हमें बेसिकली इस तरह का कंपाउंड बन के मिल रहा होता है। होल 6, तो ये हमें येलो कलर की पीपीटी मिलती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका? कोबाल्ट का। तो अगर आपको इससे पहले की रिएक्शन नहीं भी पता है कि एक्वा रेज़ से रिएक्ट करने पे बी बन रहा है, तो इस वाले स्टेप को आप अभी के लिए इग्नोर भी कर सकते हो, और सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेप से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि आपका जो सल्फाइड है वो कौन-सा रहा होगा। क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग से कॉपर सल्फाइड लिया होगा, तभी जो है हमें बी भी कॉपर का कोई कंपाउंड मिला होगा, और फर्दर ये रिएक्ट करके हमें एक येलो पीपीटी दे देता है कॉपर की। क्योंकि आप देखेंगे इनमें से कोई सा भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसकी रिएक्शन करने पे हमें येलो कलर की पीपीटी मिलती हो, ना तो Mn की, ना तो Zn, और ना ही निकल। तो हमारा एक ही आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर बचता है, व्हिच इज़ कॉपर सल्फाइड। तो यही जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 जेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4 इन एसिडिक मीडियम? ओके, तो हमें काफी सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस गिवन है, तो ए हमें गिवन है I- से I2, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है S2 से S, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है हमारे पास Fe2+ है, Fe3+, ये रिएक्शन भी दोनों से शो करी जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास I- है, IO3-। अब ये रिएक्शन जो है ना एसिडिक मीडियम में हमें सिर्फ KMnO4 देता है, K2Cr2O7 जो है ये हमें सिर्फ I- को I0 तक ले जाने में हेल्प करता है, बेसिकली I2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही ले जाता है। ये वाली जो रिएक्शन है ये सिर्फ KMnO4 शो करता है। सिमिलरली ई वाली रिएक्शन जो है S2O3 2- से SO4 2-, ये वाली रिएक्शन भी हमें सिर्फ KMnO4 ही शो कर रहा होता है। जो हमारा K2Cr2O7 है, ये इसको ले जाएगा सीधा S0 में, जो हमारा S8 होता है, राइट? ये ले जाएगा डायरेक्ट उस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसलिए हमारे पास कॉमन रिएक्शंस कौन-सी निकल के आ रही है? ए, बी एंड सी। सो ये हमारे गिवन है कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 जेन शिफ्ट वर्क का। कंसीडर एन is the number of lone pairs of electrons present in the equatorial position of the most stable structure of ClF3। तो आइए सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ClF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। बेसिकली 3 बॉन्ड जो हमारा क्लोरीन है सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड बनाना होगा फ्लोरीन के साथ कुछ इस तरह से टी शेप में। देख पा रहे हैं आप? यहाँ टी शेप में इसने 3 बॉन्ड बना रखी है, और उसके बाद इसके 2 लोन पेयर्स होंगे कुछ इस तरह से। जो दोनों ही जो लोन पेयर्स है, ये दोनों ही किस पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से? 2। नाउ द आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिन जिन आयंस में है आर, तो हमें बताना है कि इनमें से कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आयंस है जिनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए V3+ जो है हमारा, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 2। Ti3+ में हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे? 0। CO2+, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 29, तो 2। तो इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने देखने को मिलेंगे? सिर्फ 1। और Ni2+ में हमें अगेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे होंगे, और सिमिलरली Ti2+ में भी हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे होंगे। तो हमारे करेक्ट आंसर्स कौन से हो जाते हैं? ए, देन डी एंड लास्टली ई।
तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में गिवन है? ए, डी, ई एंड ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। सो द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए, सबसे पहले आपको कभी भी काफी सारे ऑक्साइड्स गिवन हो ना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वही होता है जिसकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब ना तो वो मैक्सिमम है ना तो वो मिनिमम है। तो ऑफ कोर्स V2O4 ही जो है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ हो रहा होगा। अपॉन रिएक्शन विद एल्कली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड एनायन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ V इन द ऑक्साइड एनायन इज, मतलब आफ्टर द रिएक्शन क्या हुआ। तो देखिए, मेरा V2O5 था, ये किसी तो एल्कली से रिएक्ट कर रहा है ना? तो अपन अभी के लिए मान लेते हैं वो हमारा एल्कली क्या हो सकता है, एक्स, कुछ भी एक्स था। तो उसके बाद ये हमारे पास एक ऑक्साइड एनायन बना रहा है, वैनेडियम। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, क्योंकि देखिए +4 में यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ मुझे 4 लिखना चाहिए। एक सेकेंड, मैं इरेज करके वापस से 4 लिख देता हूँ। यहाँ मैंने गलती से 5 कर दिया। तो यहाँ मुझे क्या लिखना था, V2O4, तो ये +4 से किस में गया है, +5 में, इसलिए इसने अल्कली से रिएक्शन करी और इसलिए ये जो है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 28 Gen शिफ्ट 2। तो आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स दैट आर येलो इन कलर। ओके, तो देखिए, अगर आपको इसमें से पता भी ना हो ना कि येलो कलर के सल्फाइड्स कौन-कौन से होते हैं, तो भी आप इसमें एलिमिनेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पीबीएस जो है हमारा ब्लैक कलर का सल्फाइड होता है। जिन्होंने भी सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उन्हें याद होगा, या फिर आपने अपने स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स अच्छे से दिए होंगे तो भी आपको याद होगा, पीबीएस जो हमारा ब्लैक कलर का सल्फाइड होता है और सीयूएस भी जो है हमारा ब्लैक कलर का सल्फाइड होता है। तो फिर बचे हमारे अमोनियम सल्फाइड और आर्सेनिक के सल्फाइड। आर्सेनिक के दोनों ही सल्फाइड जो है येलो कलर हमें शो कर रहे होते हैं और सिमिलरली अमोनियम का भी सल्फाइड हमें फेंट येलो कलर शो करता है। तो इसलिए ये तीनों ही जो सल्फाइड हमारी येलो कलर के होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ANADE ओनली, ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, आपको ध्यान रखना है कि पीबीएस और सीयूएस जो है हमारे ब्लैक कलर के सल्फाइड्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कलर। आपको अगर याद नहीं था तो अब आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 Gen शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, राइट? सो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कंपाउंड विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर अमंग द फॉलोइंग। ओके, सो हमें यहाँ गिवन है Mn2O3, TiO एंड BO। तो इसमें तो ऑफ कोर्स आपको पता पड़ रहा है कि Mn2O3 जो है हमारा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन सब में से। तो अब अगर हम इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट काउंट करें तो जो हमारा Mn2O3 है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी गिवन है, +3, राइट? तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे होंगे, बेसिकली जो हमारी एन की वैल्यू है वो कितनी आ रही होगी, 4। सिंस इसका जो Z होता है वो कितना होता है, 25। तो इसके 3D ऑर्बिटल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और ये 10 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन 3D से चला गया, तो 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय n एंड देन n+2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास यहाँ जो n की वैल्यू निकल के आ रही है, इट इज़ 4 और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा √24। अब अगर आपको √24 की एग्जैक्ट वैल्यू ना भी पता हो तो देखिए, हमें यहाँ नियरेस्ट इंटीजर में जो है हमारा आंसर रिपोर्ट करना है। और सिंस ये 25 के काफ़ी पास है तो इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू जो है 5 से थोड़ी कम आ रही होगी, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेशन लगा के इंटीजर में कितना लिख सकते हैं, 5। सो आवर करेक्ट आंसर हियर वुड बी 5। ओके, सो ये आंसर यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए था 5। 5 वुड बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 Gen शिफ्ट का क्वेश्चन। सो द मोलर मास ऑफ द वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइटोर विद Na2CO3। फिर देखिए, नाम भी आप याद रखिएगा, क्रोमाइटोर। इन्होंने यहाँ तो भले ही फॉर्मूला दे दिया हो, बट काफी बार क्या करते हैं ना, फॉर्मूला नहीं देते, या आप यही पूछ रहे थे क्रोमाइटोर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो ये आप याद रखिएगा, FeCr2O4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिएगा। ये तो हमें क्या कहना है, क्रोमाइटोर, FeCr2O4। ओके, और इसके साथ हमने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट। इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3। और इसके साथ हमने क्या लिया है, O2 और थोड़ी सी हीट। बेसिकली अब इसका कंबशन करा रहे हैं, फ्यूजन। तो जब हम ये वाली रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं Na2CrO4। क्या बन रहा होता है, Na2CrO4।
RO4 और उसके साथ हमें क्या मिलता है Fe2O3 Fe2O ये O थोड़ा सा गलत बन गया, आप इसे लिखते थे O3 और इसके साथ हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो देखिए हमारा जो CO2 है ये वाटर सॉल्युबल होता है यहाँ पे और Na2CrO4 भी वाटर सॉल्युबल होता है। तो Fe2O3 जो है हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो अगर हम इसका मास कैलकुलेट करें तो इसका मोलर मास आ जाएगा 56 इंटू 2। सिंस हमारा जो Fe होता है उसका एक का मास होता है 56, तो इट वुड बी 56 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो 16 इंटू 3 इट वुड बी 16 इंटू 3। तो अगर हम इसको फर्दर इवेल्युएट करें तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 112 एंड प्लस 48 कितना आ जाएगा 16 इंटू 3 48। सो ये टोटल हमारे पास निकल के आ रहा है 160 ग्राम्स। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी 160 grams per mole। Now we will discuss the questions of P block of 2025 January attempt। ओके तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है given below are the atomic number of some group 14 elements, the atomic number of the element with the lowest melting point is okay। तो देखिए हमारा 6th एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, 14 हमारे पास होता है, तो हमारे पास 82 हो जाएगा 10 का Pb, हमारे पास 50 हो जाएगा Sn और हमारे पास 14 हो जाएगा सिलिकॉन, राइट। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए हम सारे ग्रुप 14 एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट का लिख लेते हैं। तो हमारे पास ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर, सॉरी कॉपर नहीं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो अब अगर आपको इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ तो इस यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है कि ये जो पीबी है इसका मेल्टिंग पॉइंट एसएन से ज़्यादा होता है, राइट। तो सबसे सॉरी पीबी से कम होता है। तो यहाँ हमारा जो ऑर्डर है वो इस तरह का आ रहा होता है कि सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास कॉपर का, देन सिलिकॉन का, देन जर्मेनियम का, और उसके बाद पीबी का ऑर्डर सबसे कम हमें देखने को मिल रहा होता है एसएन का मेल्टिंग पॉइंट। तो इस वजह से एसएन हमारा जो 50 एटॉमिक नंबर वाला कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें सबसे कम देखने को मिलता है। तो इस वजह से पीबी वुड बी सॉरी एसएन वुड बी आर करेक्ट आंसर व्हिच इज ऑफ एटॉमिक नंबर 50। ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट इंडियम, टीएल, एएल, पीबी, एसएन एंड जर्मेनियम। ओके द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट of the element with highest and lowest first ionization enthalpies respectively are। ओके सो हमारा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें किसके लिए देखने को मिलेगा, सो ये हमें देखने को मिलता है जर्मेनियम के लिए। सिंस जर्मेनियम हमारा एक सेमीकंडक्टर है तो इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें देखने को मिलती है इंडियम के लिए, इसलिए इंडियम के लिए IN। ओके सो जर्मेनियम का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है +4 एंड इंडियम के लिए ये होता है +3। ओके तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, +3 एंड +4 विच इज इन ऑन ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ भी एक आंसर गलत है तो मैं इसको सही कर देता हूँ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज टू ऑब्टेन H2S2O8 बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए ये काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये ना जिसको भी ये फैक्ट याद होगा ना वही ये क्वेश्चन को कर पाएगा। बेसिकली H2S2O8 की जो प्रिपरेशन की मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस, वो जिनको याद है उन्हें पता हो, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लेते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से हमें H2S2O8 फॉर्म होता हुआ मिल रहा होता है। तो ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ये एक प्रिपरेशन मेथड है H2S2O8 की, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से जो है हमें हमारा ये वाला कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट। तो ग्रुप 15 का एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी हमसे पूछी जा रही है विथ वीकेस्ट ई बॉन्ड। तो देखिए ऐसे तो हमारे पास दो ही यहाँ पे नॉन मेटालिक कंपाउंड है जो दिमाग में आते हैं, फर्स्ट इज एन एंड सेकंड इज पीपी, फॉस्फोरस फॉस्फोरस। अब इसमें देखिए अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पीपी बॉन्ड की ज़्यादा होती है देन अगर मैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, दोनों को रिलेटेड टर्म्स है तो दोनों के से आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो मेरे पास फॉस्फोरस बॉन्ड्स की
बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा निकल के आती है इन कंपैरिजन विद NN। व्हाई? बिकॉज़ एक तो इसका साइज़ जो है, एक हमारे नाइट्रोजन का साइज़ जो है, वो काफ़ी छोटा होता है और सेकेंडली इसके पास लोन पेयर रिपल्शन जो है, वो काफ़ी हो जाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़। लोन पेयर रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस वजह से इसकी बॉन्ड थोड़ी-सी वीक होती है, तो इसलिए वीकेस्ट NN बॉन्ड हमें देखने को मिलती है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो मैक्सिमम कोवेलेंट थी, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, राइट? क्योंकि कभी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है, बट मैक्सिमम ये 4 तक एक्सपेंड कर सकता है अपनी कोवेलेंट को, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, which is on option number 1. Now moving on to next question. The incorrect statement among the following is options. Okay. So पहला ऑप्शन हमें दिया गया है PH3 shows lower proton affinity than NH3. ये बिल्कुल सही है। Why? Because जो हमारा NH3 है वो एक better base है than PH3, तो इस वजह से NH3 की affinity towards proton ज़्यादा होती है than PH3। फिर सेकंड हमें गिवन है SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। Why? बिकॉज SO2 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, राइट? कितने पे है? ये +4 पे है, तो ये रिड्यूस भी हो सकता है और ये खुद ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, तो इसलिए दोनों तरह के नेचर शो करता है। ये +6 में भी चल जा सकता है हमारे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये 0 में भी जा सकता है, तो ये दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा सकता है, इसलिए ये दोनों ही तरह के नेचर शो कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट है PF3 एग्जिस्ट बट NF3 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है। बिकॉज जो हमारा नाइट्रोजन है वो कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास वेकेट ऑर्बिटल्स होते ही नहीं ताकि वो अपनी वैलेंसी पेंटावेलेंट तक एक्सपेंड कर सके। और फिर है NO2 कैन डायमराइज इजीली, ये भी बिल्कुल सही है। NO2 जो है डायमराइज होकर काफ़ी इजीली N2O4 जो है फॉर्म कर लेती है, तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो सिर्फ हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वही इनकरेक्ट, और हमसे पूछा भी शायद इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही गया था। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी आवर करेक्ट आंसर, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the large difference between the melting and boiling point of oxygen sulfur may be explained on the basis of, ओके। सो ये क्या, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों की बात करें, तो अगर हमारा जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 में, राइट? इन गैस। और जो हमारा सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है S8 में। सो ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर सल्फर मॉलिक्यूल में 8 एटम्स है सल्फर के, और ऑक्सीजन के सिर्फ 2 है, तो सल्फर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो इस वजह से ये जो हमारे पास डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? एटोमिसिटी की वजह से। इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2, और वही हमारा जो सल्फर है उसकी एटॉमिसिटी हमें कितनी देखने को मिलती है? 8। तो इस वजह से सल्फर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफी ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स डी पाई बॉन्ड। ओके, सो देखिए नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नाइट्रोजन को तो वैसे ही रिजेक्ट कर दो, क्योंकि नाइट्रोजन पे है ही नहीं कैपेसिटी डी पाई बॉन्ड फॉर्म करने की। विद ट्रांजिशन मेटल्स इट आल्सो फॉर्म्स हाइड्राइड व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स दैट फॉर्म डी पाई बॉन्ड। ओके, तो देखिए नाइट्रोजन डी पाई बॉन्ड तो फॉर्म करता ही नहीं है, तो अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो उसमें कौन से हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, राइट? एंटीमनी एंड बिस्मथ। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई जो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो डी पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उन सबके हाइड्राइड्स में, उन सबके हाइड्राइड्स में ये वाला जो हाइड्राइड है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। सो ऑफ कोर्स पीएससी का हाइड्राइड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। एनएससी का हाइड्राइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, बट इसे हम कंसीडर क्यों नहीं करें? क्योंकि ये डी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। और हमसे बोला क्या गया क्वेश्चन में कि हमें वही वाले कंसीडर करने जो डी पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो हमारा ऑफ कोर्स पीएससी स्ट्रॉन्गेस्ट जो है बेस होगा यहाँ पे। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज ऑफ कोर्स 15। तो यहाँ जितने भी हमें स्टेटमेंट गिवे थे सब फॉस्फोरस की तरफ ही हिंट कर रहे थे, तो 15 वुड बी आवर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमने हमारे ब्लॉक केमिस्ट्री के सारे ही क्वेश्चंस जो है कवर कर लिए थे। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आएंगे। इफ यू लाइक द सेशन देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ गौरव राय। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।